देखेंगे पॉलिटी की नई वीडियो में, है ना। मजे से पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, ये 89 पेज है। अगर ये हमने पढ़ लिया ना, आई प्रॉमिस यू, पीटी में आपके 2 क्वेश्चन पक्का ठीक होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पीटी में पक्का ठीक होंगे। यूपीएससी 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और ये हमने अगर हमने चलो वो हम पढ़ते हैं, वो बात नहीं देखेंगे।
चलो पढ़ते हैं। देखो, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि संसद, संसदीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटिव, संसद पार्लियामेंट। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ये पता है, हमें पहले पढ़ चुके हैं। इस संसदीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर विधान निमात्री निमात्री संस्था का नाम संसद है। वहीं राज्यों की विधायिका का नाम विधानमंडल, विधायिकाओं का नाम विधानमंडल है। सिंपल सी बात है कि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है ना। राज्य, है ना, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अगर हम लोग केंद्र में देखें, केंद्र जैसे ऊपर केंद्र लिखें, यहाँ केंद्र में देखें और दोनों स्तरों पे अपनाया है। केंद्र में विधायिका का नाम या विधान निमात्री का नाम संसद है। और राज्यों में विधायिका का नाम तुम्हारा विधान पालिका है, विधान परिषद या विधानमंडल। ठीक है। भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, सदस्य, विशेषाधिकार, प्रक्रिया और शक्तियां आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद की संरचना, संसद की शक्तियां, संसद के विशेषाधिकार, संसद के कार्य, ये सदस्य, ये कार्यकाल, ये सब बताया गया है। ठीक है। भारतीय संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, तो हमको पता ही है कि भारतीय संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ये पता ही है। संविधान ने राज्यों को, देखो, ये यहाँ से पता है यूपीएससी, ये संविधान की जगह संसद लिख सकता है ना। संविधान की जगह संसद लिख सकता है, परंतु संविधान ने बोल रखा है, संविधान में राज्यों को एक सदनात्मक तथा द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित करने का विकल्प दिया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ये हमें यूपीएससी बता सकता है। भारत संसद लिख देगा, संसद में राज्यों को विकल्प दिया है कि वो अपने यहाँ द्विसदन रखें या एक सदन रखें। परंतु असली है संविधान में दे रखा है राइट कि भैया आप या तो आप एक सदन, एक राज्यों को, जैसे संसद में दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और वैसे ही आपको भी अधिकार है, आप दो सदन रख सकते होते हैं। वर्तमान भारत में 6 राज्यों ने अपने यहाँ दो सदन रख रखे हैं। पहला यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। देखो सबके बॉर्डर मिल रहे हैं। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो एक ही है, अलग ये तरह की तैयारी अलग हुई। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है। ये ये है संसद। संसद में दो सदन होने का संसद में दो सदन होने के पीछे तर्क यह है कि इसमें इससे देश और समाज के सभी क्षेत्रों में
व भागों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे निर्माता, हमारी अंग्रेजी सरकार से या फिर हमारे इंडिया में 1947 से, और जब तक सभ्यता बनी, जब जब तक सभ्यता बनी, हड़प्पा हड़प्पा की लिपि तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए उनके बारे में नहीं। आप मान लीजिए उसके बाद से या हड़प्पा काल से ही मान लीजिए, कभी भारत में उत्तरदायी शासन नहीं हुआ। उत्तरदायी शासन उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। अंग्रेजों से हमारी क्या मांग थी कि भैया, जो शुरुआती हमारी मांग थी कि हमें उत्तरदायी शासन दो, उत्तरदायी शासन दो, परंतु उन्होंने हमें नहीं दिया, है ना। इसलिए हमने दो सदन रखे, और हमने दो सदन के पीछे एक हमारा तर्क था कि देश और समाज के सभी क्षेत्रों और सभी भागों के भागों का प्रतिनिधित्व इसमें हो, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व हो, है ना। जैसे जब 1992 में या अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जब तक आप जब जब हमारा 1892 का एक्ट आया, तो हम लोगों ने ये नारा दिया कि आप हमसे कर लोगे पर हमारे रिप्रेजेंटेशन भी दोगे। नो टैक्स, नो नो टैक्स, वो टैक्स रिप्रेजेंटेशन वाला नारा हमने दिया, है ना। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन में पुनर्विचार किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विधान या नीति को दो बार विचार कर सके। एक सदन द्वारा लिया गया लिए गए प्रत्येक निर्णय की जांच या उस पर विचार या पुनर्विचार दूसरा सदन कर सके। इसका मतलब क्या है कि हम प्रत्येक विधान, प्रत्येक नीति, प्रत्येक फैसले पर हम दो बार विचार करते हैं। यार, हम लोग अगर एक कार लेते हैं या फिर अगर एक शर्ट लेते हैं, तो हम कितने सारे ऑप्शन देखते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन क्या प्राइस है, ये तो हम, ये तो विधान है, विधान को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। यद्यपि भारतीय संविधान में ब्रिटिश ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, किंतु भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के बारे में एक कहावत प्रचलित है, वहाँ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। देखो, हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, परंतु ना, हमारी जो संसद है, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जितनी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन जहाँ पर चेक और बैलेंसेस का खेल हो, चेक और बैलेंसेस का खेल हो। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब भारत में 1772 में कर रेगुलेटिंग एक्ट आया जाता है, 1781 में सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो बना, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वहाँ की जनता, सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल और कंपनी के लोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। सोचो, सुप्रीम कोर्ट बनाया है, उनका सुप्रीम कोर्ट हम पे शासन करेगा पर उनका शासन नहीं करेगा। परंतु जो सब हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने किसी भी एक, अंग्रेजी का कोट है, एब्सोल्यूट पावर में एक एब्सोल्यूट करप्ट, अगर आप किसी व्यक्ति को अंधी शक्ति दे दोगे तो करप्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ जुडिशरी को बनाया, है ना। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऊपर। सिंपल सी बात है, जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं,
संसद का गठन। अब संसद का गठन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 69 में संघ के लिए संसद होगी। संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 79 हमारी संसद को बनाता है। इसमें बोल रखा है कि संघ के लिए, केंद्र के लिए संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, सिंपल सी लाइन है। जहाँ राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वहीं लोकसभा में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। जहाँ राज्यसभा और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से प्रतिनिधि प्रतिनिधि होते इनके प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, वहीं लोकसभा में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, हालांकि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता, लेकिन उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति संसद के कुछ प्रमुख कार्य करता है, जैसे दोनों सदनों को आहूत करना, सत्र शांत करना, लोकसभा को विघटित करना, यदि सत्र में चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना। जैसे आर्टिकल 79 में हमारी पार्लियामेंट में, हमारी संसद में राष्ट्रपति को भी जोड़ा गया है ना। देख सकते हैं राष्ट्रपति को जोड़ा गया है। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति उसका मेंबर होता है नहीं, राष्ट्रपति का मेंबर होता है ना, इसमें बैठता। परंतु राष्ट्रपति जैसे लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं विधेयक को, जब अगर दोनों में से एक हाउस पास नहीं करेगा या कुछ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अलग अलग बिल में अलग अलग शक्ति है दोनों हाउसों के पास, पास नहीं करेगा तो बिल आगे नहीं बढ़ेगा, बिल वहीं रुक जाएगा या खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा पढ़ेंगे इसके आगे। वैसे ही अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो वो विधेयक पारित न तो विधेयक सा- पूरी तरह साकार नहीं होगा, विधेयक पूरी तरह अमल में नहीं लाया जाएगा। है ना। देख समझ रहे हो ना। है ना। एक तो पावर ये हो गई कि राष्ट्रपति विधेयक, और राष्ट्रपति के ना कुछ अन्य काम भी हैं संसद को लेकर। इसका प्रमुख उदाहरण है कि वह शस्त्रास्त्रान करता है। इसका दूसरा उदाहरण है कि वो शस्त्रास्त्रान करता है और दोनों सत्रों को दोनों सत्रों को आहूत करता है, लोकसभा का विघटन करता है, एंड आपका जब संसद या जब दोनों सदन काम नहीं कर रहे हैं या संसद काम नहीं कर रही है तो वो अध्यादेश पारित करता है। ब्रिटिश विधायिका भी क्राउन हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर बनी है। जैसे हमारी विधायिका में राष्ट्रपति है ना, वैसे ही ब्रिटिश विधायिका में क्राउन, जो वहाँ की जो वहाँ का राजा है, जो राजा है ताज, यू कैन से ताज, जो वहाँ का ताज है वो है। इसलिए हम रिपब्लिक, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वो वो मोनार्की वो मोनार्कल डेमोक्रेसी है। सॉरी, हम रिपब्लिक हैं और वो मोनार्कल है ना। जबकि अमेरिका की विधायिका जिसे कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी है, हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस का नहीं होता। अमेरिका में
अमेरिका जैसे हमारे संसद के 3 भाग है, यूके की संसद के भी 3 भाग है, जो अमेरिका की संसद के 2 भाग है, जिसे वहाँ कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर सेनेट और हाउस एंड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और का वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ की कांग्रेस का भाग नहीं होता। देखो, अब हम यहाँ पर हम संसद के कार्य पढ़ने वाले हैं, संसद के कार्य, द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय प्रणाली में संसद विधि निर्माण के साथ साथ अनेक कार्य करती है, जैसे कि अगर हम बोले संसद क्या काम करती है, तो 5वीं क्लास का बच्चा या दूसरी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा बोलते हैं संसद की कानून बनाती है ना। पर हम यूपीएससी के लोग हैं वो, मैं कुछ और भी बताना चाहिए, विधि निर्माण। तो पहला कार्य संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। यह पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए विधि बना सकती है। संसद किसी विधि को सिर्फ वैधता प्रदान करती है। विधेयकों का वास्तविक स्वरूप मंत्रिमंडल से मंत्रालय स्वरूप संबंधित मंत्रालय तैयार करता है, जबकि विधेयकों का उद्देश्य और प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। देखो, अब ये अलग बात बोली गई है। विधि का निर्माण संसद हमारे देश में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है ना। यह देश के किसी एक भाग या संपूर्ण देश के लिए विधि बना सकती है ना। परंतु हमें ऐसा लग रहा है भाई सारे कानून की संसद बनाती है, कोई भी संसद बना लेगा, विधि बना देगा। नहीं नहीं बाबू, नहीं। विधेयकों को तैयार करना, जो विधेयक जो आएगा, विधेयक हमारे सामने तो ये आता है कि जैसे किसान ने, गवर्नमेंट ने भाई फार्म फार्म लो लिया है, 3 कानून है, और 3 कानून मतलब तीनों नाम लिखे, बस 3 नाम लिखे हैं, वो 3 कानून। इनके पीछे रिसर्च होती है, एक एक क्लॉज होता है, एक एक पॉइंट होता है, वो तैयार होते हैं। तो वो सब ना संबंधित मंत्रालय बना, वो सब वो सब संबंधित मंत्रालय बनाता है, संबंधित मंत्रालय बनाता है। और उसको उसका प्रस्ताव रखता है, उसको उद्देश्य रखता है, मतलब उसका प्रस्ताव रखना और उसको प्रस्तुत करना, ये सब मंत्री, और कब प्रस्तुत करना है ये सब मंत्रिमंडल तय करता है। जो मंत्री होगा, जैसे कृषि मंत्री, जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बिल लेके आए थे 370 का, वो होम मिनिस्टर साहब लेके आए थे। कभी कभी संसद किसी विधि में नीति को अधकथित कहते हुए एक संरचना बनाती है, और शेष कार्य, नियम विनियम आदि कार्यपालिका को शक्ति दे देती है। जब कार्यपालिका विधायिका के अधीन या प्रत्ययोजित रूप में विधि बनाती है, तो उसे प्रोचित या अधीनस्थ विधान। कभी कभी ना संसद विधि में नीति को अधकथित कहते हुए एक संरचना बना देती है, और वो सारी शक्ति कार्यपालिका को दे देती है कि नियम बनाना, विनियम बनाना। जब कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ या प्रत्ययोजित रूप में विधि बनाती है, तो उसे प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान कहते हैं। जब कोई कार्यपालिका विधायिका के अधीन विधि बनाती है, जैसे हमारे देश में कार्यपालिका अलग है, परंतु विधि का निर्माण तो संसद ही करेगी, या अधीनस्थ विधि बनाती है, तो उसे पर, प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान कह देते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं अधीनस्थ विधान क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, तो हम इसमें बता देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद सरकार, अब हम विधि के बारे लिया, विधि के बारे में पढ़ लिया कि संसद को विधि बनाने के बारे में उसमें क्या पावर है। अब वित्तीय कंट्रोल की, संसद वित्तीय कंट्रोल कैसे करती है ना। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद सरकार द्वारा धन के प्रयोग
पर नियंत्रण रखती है। सरकार के सरकार जैसे हमारे पापा मम्मी हमें हम पे कंट्रोल रखते हैं ना, कि पैसे पैसे को लेके मतलब अभी तो हम लोग जॉब नहीं कर रहे, उन पर डिपेंडेंट है, उन पे कंट्रोल रखते हैं, है ना। देखो आज मैं एक बात बता दूं आपको, हम लोगों ने सरकार नहीं चुनी, हम लोगों ने संसद चुनी है। हम लोगों ने सरकार नहीं चुनी, हम लोगों ने संसद चुनी है। संसद ने सरकार चुनी है, संसद में सरकार बनी है, ना कि इलेक्शन में सरकार बनी है। हम लोगों ने सांसद चुने हैं, सांसद। हम लोगों ने सरकार नहीं चुनी। दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने सरकार नहीं चुनी, हम लोगों ने सांसद चुने हैं, हम लोगों ने विधायिका बनाई है। विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, विधायिका में से कार्यपालिका बनी है। इस संबंध में लोकसभा की मुख्य भूमिका होती है। वित्त से संबंध में लोकसभा निम्न सदन है, परंतु प्रसिद्ध सदन है। हम लोकसभा का इलेक्शन करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा व्यय व्यय किए गए धन का हिसाब, प्रस्तावित आय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। सरकार जो खर्च कर रही है, सरकार को जहाँ से सरकार का व्यय हुआ है, जितना सरकार को व्यय हुआ, जितना उसने कमाया है, उसको सारी रिपोर्ट संसद में देनी पड़ती है। ये हमने पढ़ लिया। उत्तरदायित्व, संसद का उत्तरदायित्व पढ़ लीजिए। संसदीय प्रणाली में संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना तथा नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। नागरिकों के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, वही संसद का प्रमुख कार्य है कि कार्यपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना। उसको बार बार याद दिलाते रहना कि आपकी पावर क्या है। आप ये मान लीजिए, होगी सरकार बहुत पावरफुल, सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या या हमारे जो कोई या राजनाथ सिंह जी, ये कितने भी पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं ये, है ना। पावरफुल है यार, पार्लियामेंट है, इन लोगों ने चुन के भेजा है, परंतु ये एक भी रुपया, एक भी नॉट अ सिंगल पेनी संसद की बिना अनुमति से खर्च नहीं कर सकते। कोई भी कानून इन्हें बनाना है तो संसद के बिना, संसद में बिना वोटिंग कराए, और तो ये खर्च नहीं कर सकते। ये संसद का काम है। भैया आप सरकार हो, मान लिया आप, है ना, इस देश, परंतु आप हमें, हमारी हमारा हमारे प्रति आप उत्तरदायित्व हो, और हम देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। प्रतिनिधित्व, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूह के लोगों को समूह के अलग अलग विचारों को प्रतिनिधित्व करती है। सबको पता है प्रतिनिधित्व देती है, संपूर्ण भारत चुन के आती है ना, संपूर्ण भारत के लोग चुन के आते हैं। विचार विमर्श का मंच, डिस्कशन फोरम, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। संसद को विचार विमर्श करने के लिए संविधान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। संसद के सदस्य किसी भी मुद्दे पर विचार रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विचार विमर्श की स्वतंत्रता को किसी भी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा माना गया है। देखो विचार विमर्श, अभी मणिपुर केस हो गया, या अडानी का मुद्दा हो गया, या राफेल का मुद्दा हो गया, या बहुत सारे पॉइंट, या, है ना, तो तो ये नीट का मुद्दा हो गया, तो विपक्ष क्या मांग करता है कि संसद में इस पर विचार किया जाए, इस पर बातचीत हो। ये चीज है, संसद विचार विमर्श या वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है ना। और लोकतंत्र की असली पहचान या उसकी आत्मा ही विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श लोकतंत्र की असली पहचान है ये। संवैधानिक कार्य, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, या संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के बाद ही संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है। निर्वाचन संबंधी अधिकार, संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। देख लीजिए। न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शन, संसद भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर आरोप की जांच करती है तथा आरोप साबित होने की स्थिति में उन्हें हटा सकती है ना।
जो राष्ट्रपति के विषय में महाभियोग लाया जाता है, और ऐसे ही इनको भी हटाने की प्रक्रिया संसद में होती है। सतर्कता, विजिलेंस, संसद कार्यपालिका के दैनिक कार्यों की पर्यवेक्षा करती है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार के मंत्री के किसी भी मामले में जानकारी प्राप्त करें, और इसके माध्यम से संसद के सदस्य संसद कार्यपालिका या किसी भी मंत्री से उसके काम के विषय में जानकारी मांग सकती है।
देखो अब हम राज्यसभा पढ़ने वाले हैं। संसद कार्य हमने पढ़ लिया, विधान आम तंत्र के विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, उत्तरदायित्व, संवैधानिक कार्य, न्यायिक कार्य, then वो विचार विमर्श का मंच, निर्वाचित कार्य, निर्वाचन से जुड़े हुए कार्य, सतर्कता के कार्य, ये कार्य हमने संसद से हमने पढ़ लिए। अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगी। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र से विशेष अधिक भी हासिल करने वाले होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इनमें से 225 सदस्य संघ से और 8 सदस्य राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो, अनुच्छेद जो 80 है ना, वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। राज्यसभा के गठन के बारे में बात करता है। उसने बोला कि अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें से 238 तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से होंगे और 12 आएंगे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र से। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्रों से होंगे। और इनका ये जो 12 मनोनीत होंगे और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ये लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, है ना। और ये 12 जो मनोनीत होंगे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे 12 सदस्य, है ना। और वर्तमान में वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो 245 है, जिसमें से 225 तो आते हैं राज्यों से, 8 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, 12 मनोनीत हैं। ठीक है, सही है ना। ठीक है। अब इसमें सीटों का आवंटन सुन लेते हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के आरंभिक गठन के बाद राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों की गठन गठन के कारण राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सीटों की भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में है ना, उसमें सीटों से उसमें वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। उसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बता रखा है। अब क्या हुआ था, हम सबको पता है कि भारत जो आज हम जैसे अभी जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका पुनर्गठन किया गया, इसे यूटी बना दिया गया। इससे पहले 2014 में हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का देख चुके हैं। फिर उससे पहले 2003 में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन उत्तराखंड और यूपी एंड देन बिहार, झारखंड का देख चुके हैं, है ना। समय समय पर ना राज्यों का ना पुनर्गठन हो चुका है ना। तो इसलिए जो सीटों की संख्या है ना, जो भारत के संविधान में जो राज्यसभा के गठन के दौरान जो प्रारंभिक गठन था, उस दौरान जितनी सीटें उस राज्य को मिलती थी, उतनी सीटें नहीं है। इसमें समय समय में फेरबदल हो चुका है, फेरबदल है, पर है ना। परंतु अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। अर्थात ज्यादा ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सर्वाधिक सीट है और सिक्किम को 1 सीट दी गई है। देखो, राज्यसभा में ना
जो सीटों का बंटवारा है भैया, भारत के संविधान में, भारत की संसद में, भारत में एक वोट, एक जनसंख्या एक वोट का सिद्धांत का पालन हो रहा है। ऐसे ही राज्यसभा में ना जो जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जैसे यूपी है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या है तो उसे 31 सीट दी गई है। सिक्किम है, अरुणाचल है, मणिपुर है, ये गोवा है, पौंडीचेरी है, ये मतलब ये सब इन सबको एक सीट दी गई है। एक सेकंड। अमेरिकी सीनेट और ऑस्ट्रेलिया सीनेट में प्रत्येक राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात जहां जनसंख्या के स्थान पर समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। देखो, इसमें अमेरिका का उदाहरण दिया कि अमेरिका की सीनेट में अमेरिका की सीनेट में ना प्रत्येक राज्यों को प्रत्येक राज्यों को, जैसे 50 राज्य हैं तो वहाँ 100 सीटें थी, तो सबको दो दो मिल गए। ऑस्ट्रेलिया में 76 है, 76 सीटें हैं। और 12 राज्य हैं, वो 6 राज्य हैं, सबको 12 12 मिल गए, और 4 मेनलैंड के लिए हो गए। परंतु भारत और अमेरिका, मैं अमेरिका के बारे में बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका ना अलग सीन है अमेरिका का। अमेरिका एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बना है। अगर कोई राज्य अमेरिका से कल निकलना चाहे तो उसके लिए प्रक्रिया बेशक कठिन है, पर वो निकल सकता है। परंतु भारत का कोई ऐसा सीन नहीं है। भारत में भारतीय राज्य संप्रभु नहीं है, भारत संप्रभु है। भारतीय राज्य कोई संप्रभु नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम हमें कैसे भंग कर सकते हो, हमें कैसे भंग कर सकते हो, या आंध्र प्रदेश के लोग बोले, या तेलंगाना के लोग बोले, या जेएनके के लोग बोले। नहीं, इसलिए ये अलग सीन है। और आप बताइए, दो दो सीट हम अगर दो दो सीट कैसे बांटेंगे? विधानसभा वाले 3 संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने के कारण उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। वर्तमान में राज्यों और संघ राज्यों को निम्नलिखित है, देखो आगे बता दिया। 250 सीटें, जिसमें से ना आप ये मान लीजिए 5 राज्यों के पास 100 सीटें हैं। 5 राज्यों के पास 100 सीटें, 5 राज्यों के पास हैं। 31 यूपी के पास, 19 महाराष्ट्र के पास, 18 तमिलनाडु के पास, 16 16 बिहार बंगाल के पास। 5 राज्यों के पास 100 सीटें हैं, है ना। और 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 नीचे यहाँ अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, केवल असम के पास भी 7 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट में से हम 7 चुनते हैं, पर जब सिक्किम को भी चुन लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7, एक गोवा और एक पौंडीचेरी। गोवा, एक पौंडीचेरी। यहाँ 7 गोवा पौंडीचेरी को मिला के 9 सीटें बैठ रही हैं। और वहाँ ये मान लीजिए 5 राज्यों को, यहाँ 9 राज्यों को मिला के 9 सीटें, और वहाँ 5 राज्यों को मिला के 100 सीटें। उड़ीसा को 10 है, राजस्थान को 10 है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश को करते हैं। ठीक है, ये हम नजर से गुजरेगा। उत्तराखंड को कितनी है? जीपी और वो अलग हो गए, वरना छत्तीसगढ़ को कितनी है? छत्तीसगढ़ को 5 है। जो यूपी के राजस्थान की सेटिंग है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब हमने अब तक इसकी संरचना पढ़ी, अब इसके सदस्यों का निर्वाचन पढ़ लेते हैं।
संसद के प्रत्येक सदन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। सही बात है। राज्यसभा में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात अर्थात किसी राज्य के लोग पहले विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, फिर निर्वाचित विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। सही बात है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होंगे। मत के आधार पर होते हैं। देखो, अनुच्छेद 80 का संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा का राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात लोग पहले अपनी विधानसभा अपनी विधायिका के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता, लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 ए में 83 ए में रिक्त हुई सीटों का निर्वाचन रिक्त हुई सीटें निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः सदस्य बनने के लिए योग्य होते हैं। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की सीमा राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की सीमा तय नहीं की गई। कितनी बार सदस्य बन सकते हैं। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि तय नहीं की गई। इसके लिए संसद को अधिकृत किया गया है। देखो, अनुच्छेद 83 के अनुसार भारत की राज्यसभा स्थायी सदन है ना। और भारत की राज्यसभा के ना भारत की भारत की राज्यसभा के जो जो एक तिहाई सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष में ना प्रत्येक 2 वर्ष में मतलब सीधे रिक्त हो जाती है। फिर उनका निर्वाचन होता है। और एक व्यक्ति कितनी बार भी इसका इसका सदस्य बन सकता है। और संविधान में राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसकी ताकत संसद को दी गई थी। इसकी ताकत संसद को दी गई थी। संसद ने उसे जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में वो 6 वर्ष निर्धारित की है ना। राज्यसभा की पदावधि। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पद अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति उपसभापति। ठीक है। सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। सभापति भारत सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
भारत भारत का उपराष्ट्रपति दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब वो जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह इसका सभापति के रूप में कार्य नहीं करता और वो इसका सदस्य नहीं होता। पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा के सभापति की शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती हैं। देखो, अब हमने पढ़ लिया, अब इसकी शक्तियां सुन लीजिए। पीठासीन अधिकारी जब वो पीठ पीठ पर बैठता है, जब वो चेयर पर बैठता है, तो उस दौरान लोकसभा उस दौरान भारत की राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की शक्ति लोकसभा या सभापति की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के कारण लोकसभा के अध्यक्ष की जितनी होती है। परंतु दो मामलों में लोकसभा का अध्यक्ष के पास अधिक शक्ति होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। और जब संयुक्त बैठक होती है, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष की तरह वह पहली बार में मत नहीं दे सकता। अगर क्या होता है, जब जैसे अगर मान लीजिए दोनों मत बराबर हो गए, दोनों लोगों को, जैसे 245 है और 244 लोग उस दिन आए हैं, और एक ना एक सीट हमेशा खाली होती है, तो उस दिन 244 लोग आए हैं और 122 लोगों ने हाँ बोला, किसी विधेयक के ऊपर 122 लोगों ने ना बोला। तो जो राज्यसभा का सभापति है, वो अंतिम निर्णय या अंतिम 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 मत दे या निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक, जिसके एक मत ने ही पूरा गेम पलट दिया। ठीक है। अब हमने इसमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? 79 पढ़ा, संसद 80 पढ़ा, राज्यसभा राज्यसभा 83.1 पढ़ा, उनके कितनी सीटें खाली हो जाती हैं। अब हम आर्टिकल 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है एवं यह वेतन भारत की संसद निधि पर भारित होता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा हो तो उसे राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन प्राप्त न होकर भारत के राष्ट्रपति वाला वेतन लगता प्राप्त होता है। देखो, आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग भारत के सभापति राज्यसभा के सभापति का वेतन भारत की संसद निधि में भारित होता है और इसका निर्धारण संसद करती है। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, वो उपराष्ट्रपति या सभापति की सैलरी नहीं मिलेगी। भारत राज्यसभा के उपसभापति को जब हटाया जा सकता है, जब हट सकता है, जब वो उपराष्ट्रपति ना रहे। अब हम उपसभापति पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उपसभापति। आर्टिकल 89(2) के अनुसार राज्यसभा अपने किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। यदि किसी कारण से उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति निम्नलिखित कारणों से अपना पद छोड़ता है: उसे हटाया जा सकता या उसे हटाया जा सकता है, पद से ना रहा है या अपने पद या उसका पद रिक्त हो गया है, किसी समय संबोधित करते हुए त्याग त्याग दे राज्यसभा। चल,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा कार्य करता है। अति सभापति का पद उनकी उपस्थिति के रूप में कार्य करता है। सेम पावर है ना। 82 जिसमें 80 में बता रखा है, 80 में तो वो राज्यसभा से अकॉर्डिंग हुई है ना। उसमें 80 में बता रखा है कि उपसभापति होगा, वह राज्यसभा उसे उसका चुनाव राज्यसभा करेगी वह। और फिर 90 में बता रखा है कि वो किन कारणों से अपना पद छोड़ सकता है, या तो वो राज्यसभा का सदस्य न रहे, या उसे हटा दिया जाए परंतु उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अपना त्याग पत्र दे दे वो, है ना, अपना त्याग पत्र दे दे। सभापति की उपस्थिति में वो अगर सभापति का पद रिक्त है या सभापति की अनुपस्थित है तो वह सभापति की तरह काम कार्य करेगा, उसको सेम शक्ति होगी। और अनुच्छेद 97 के अनुसार उसकी संख्या भी भारत की संसद निर्धारित करती है ना। और वो उसके वो भी भारत की संसद निधि पर भारित होते हैं। सभापति की तालिका, सभापति सभापति की टेबल ऑफ चेयरमैन। सभापति राज्यसभा के 6 सदस्यों को मनोनीत एक करके एक तालिका बनाता है। इसके सदस्यों को उपसभापति कहा जाता है। इसके सदस्यों को सभापति सभापति तालिका में शामिल कोई भी सदस्य सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। सदन की अध्यक्षता करते समय देखो अब इसमें ना, अब मान लो कभी दोनों लोग नहीं है, सभापति भी नहीं है, उनकी लड़की की शादी हो गई और उनके लड़के से हो गई, तो दोनों लोग नहीं है, मीटिंग चल रही है। अब दोनों लोगों में से उसको अध्यक्ष वो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ऐसे इन्होंने ना उसकी सभापति की तालिका बना रखी है, उसमें 6 सदस्य हैं, है ना। जब जब सेम पावर होगी जब वो सीट पर बैठेंगे। अब हम राज्यसभा की शक्तियां पढ़ने वाले हैं, राज्यसभा की शक्तियां पढ़ने वाले हैं। विधायी शक्तियां, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर विधि का निर्माण का कार्य करती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर विधि का निर्माण का कार्य करती है। गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा लोकसभा के समान ही है। यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन अस्वीकार कर लिया जाए तो दूसरा सदन इसे स्वीकृति नहीं देता। स्वीकार कर लिया जाए तो दूसरा सदन इसे स्वीकृति नहीं देता, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त रहते हैं तो मतदान में बहुमत का निर्णय लिया जाता है। विधायी निर्माण में अगर वित्त से संबंधित वित्त गैर वित्तीय विधेयक में दोनों को सेम पावर है ना। अगर साधारण विधेयक में एक सदन दूसरे सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे रोक लेता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान होती हैं, क्योंकि संविधान के संशोधन के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां समान होती हैं, क्योंकि इनमें संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। संविधान संशोधन के लिए किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। गैर वित्तीय के बारे में पढ़ लिया हमने। गैर वित्तीयों में भी मैं बता रहा हूँ, एक मामले में लोकसभा जीत जाएगी। 542 सदस्य होते हैं यार, 542 सदस्य होते हैं। अगर 542 में कोई भी सरकार है उसके बाद 282 तो होंगे ही। और राज्यसभा के भी अगर मान लो 282 ज़्यादा होंगे ही, तो वो बहुमत में वो जीत जाएगी लोकसभा, है ना, गैर वित्तीय में। धन विधेयक में तो वो जीती जाएगी, 14 दिन तो रोक सकते हो, पर संविधान संशोधन के मामले में नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ना तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना। और दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना होता है।
वि- विशेष विशेष पावर। अब इसमें कुछ राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत से अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर विधि निर्माण कर सकती है। अब अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से, विशेष इसमें भी विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार उसके पास, कोई किसी सरकार के पास राज्यसभा में भी बहुमत आ गया तो वो राज्यों पर भी कब्जा कर लेगी और जिस मर्जी को विशेष बहुमत घोषित, वो राष्ट्रीय महत्व कार्य घोषित कर लिया, उस पर कानून बनाई जा रही है। नहीं, राज्यसभा में भी इस पर विशेष बहुमत से अगर राज्य सूची के किसी राज्य सूची के किसी मैथ किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व, आप जो सेवन शेड्यूल है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे, सेवन शेड्यूल भी पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची जोड़ रखा है ना, उसमें वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो अगर वो किसी को घोषित कर दे तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को अखिल अखिल नई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन दे सकती है। अगर नेशनल जुडिशल कमीशन जो बनेगा, जो जुडिशरी का वो करेगा, ऑल इंडिया जुडिशरी नाम ले करेगा, तो उसके लिए पहले राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अनुसार विशेष बहुमत से वो पारित करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। यद्यपि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल संविधान संवैधानिक आपातकाल या व्यक्ति आपातकाल की घोषणा करने के बाद लोकसभा आपातकाल संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन बिना भंग हो जाती है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये कुछ गहरी बात बोल दी है। पहले 249, 312, देन ये हो गया तुम्हारा 67। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या व्यक्ति आपातकाल की घोषणा करने के बाद लोकसभा आपातकाल संबंधी प्रावधान का अनुमोदन किए बिना भंग हो जाती है तो केवल राज्यसभा की स्वीकृति के बाद ही राज्यसभा की स्वीकृति के बाद ही आपातकाल को वैधता मिल जाती है। अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लग चुका है ना, राष्ट्रपति द्वारा, और उस टाइम लोकसभा भंग है, और अगर राज्यसभा उसे मंजूरी दे देती है, उसके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर देती है, तो उसे वैधता मिल जाती है। यहाँ तक हमने राज्यसभा पढ़ लिया है ना। क्या आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। बाबू मौसा है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्या करें, सब पानी की जरूरत है।
हम लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं है ना। लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य भी तो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये बात मुझे पता है मुझे।